और वहीं मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। एक तरफ इजरायल लगातार ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी खुलकर इजरायल के समर्थन में दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया की नजर अब तेहरान, टेल अवीव और वॉशिंगटन पर आकर टिक गई है। हर नए हमले के साथ ये डर और ज्यादा गहरा हो रहा है कि कहीं ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को बड़ी जंग में ना तब्दील कर दे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने सियासी और कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। ट्रंप ने दावा किया कि जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान अब डील करने को बेताब है। साथ ही ट्रंप ने तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने की भी बात कही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ट्रंप के इस बयान के पीछे रणनीति क्या है, सोच क्या है? क्या अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोई बड़ा समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है ताकि ईरान बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो जाए? उधर ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। तेहरान की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर हमला जारी रहा तो जवाब और ज्यादा आक्रामक होगा। यानी बयानबाजी से लेकर सैन्य कार्रवाई तक दोनों तरफ तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजरायल भी लगातार अपने हमलों को जायज ठहरा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान की सैन्य परमाणु क्षमताओं को रोकना जरूरी है। इस वजह से एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्रंप के बयान ने अब इस पूरे संघर्ष को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। क्या सच में युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है? और अगर डील होती है तो उसकी शर्तें क्या होंगी? इन सभी सवालों पर आज होगी बड़ी चर्चा। मिडिल ईस्ट के महासंकट का हर अपडेट आपको दिखाएंगे और बताएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन चला रहा है युद्ध की नई चाल, किसके पास कितना सैन्य दम है और दुनिया पर इसका कितना बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान से तनाव चल रहा है। इस बीच ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है, जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान अब डील करने को बेताब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेल की कीमतों में भारी गिरावट जल्द देखने को मिलेगी। ट्रंप ने दावा किया कि मार्केट में तेल की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप के बयान से हलचल तेज नजर आ रही है। अब इस बयान के पीछे क्या रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की? ऐसा क्या है जिसके बल पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जल्द ही जो जंग है वो खत्म होने वाली है, मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ेगी? और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है। एक एक करके तारुफ करा देंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जिताब सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है और नासिर खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे कुलीग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पहले सहाय साहब का रुक कर लेते। सहाय साहब, ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का कि बस सब जल्द ही तेल के दाम कंट्रोल हो जाएंगे और अब डील होने ही वाली है, इतने कॉन्फिडेंस से ही कहना, या फिर एक बार फिर से ये वही जो सीरीज है स्टेटमेंट्स की जो डोनाल्ड ट्रंप देते रहे साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट डालने के लिए ईरान पर, या फिर वाकई इस दफा बैकडोर चैनल कुछ ऐसा हुआ है जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप देने की कोशिश कर रहे हैं? मोनिका, जिस तरह से ट्रंप ने पिछले 2 महीने में वक्तव्य जारी किए हैं आधिकारिक तौर पे और डायरेक्ट मीडिया से, अब उनकी किसी भी बात पे विश्वास करना मुश्किल है। और इंडिविजुअल्स को तो छोड़ दे, इंस्टीट्यूशंस या जो कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जो मार्केट्स हैं, उन्होंने भी अब उस तरह का फ्लक्चुएशन दिखाना बंद कर दिया जो आज से कुछ वक्त पहले यूएस प्रेसिडेंट के एक स्टेटमेंट पे जिस तरह की फ्लक्चुएशंस होते थे। हाँ, अब वो टाइमलाइन वाला कुछ अगर काम करते हैं वीकेंड पे, तो आप देखते हैं कि नए मंडे को मार्केट्स में कुछ उथल पुथल होती है। अदरवाइज वो इतनी बार, मतलब एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर ये कह देता है कि टुनाइट वन पोर्शन ऑफ सिविलाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट, सब लोग खत्म हो जाएंगे, उस तरह की स्टेटमेंट के बाद बार बार टाइमलाइंस चेंज करना। अभी देखिए, उन्होंने कल ही बोला है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन ने मुझसे बोला कि हमलों को टाल दो। राइट। दिस वाज रेडिकुलस। मतलब आप अपने हमले को सीरियसली सऊदी अरेबिया को बता रहे थे कि आप 1 घंटे के बाद कुछ डिसीजन लेने वाले हो? तीनों नेशंस ने
फ्रंट पे आके तो डिनाई नहीं किया है, बट कई लेवल्स पे ये बोला है कि हमें तो इन हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि इन 3 कंट्रीज ने बोला कि टाल दो, हम कुछ करने वाले हैं, कुछ डिसीजन होने वाला है, कुछ ना कुछ डील होने वाली है। अगर वो जनरल मुनीर का नाम नहीं ले पा रहे हैं कि सिर्फ उसके रिक्वेस्ट पे हमने ये टाला है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इस किस्म का झूठ, देखिए मोनिका 10 सेकंड और, एक राइट। चीज होती है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, जो युद्ध के समय या स्टेट लीडर्स के द्वारा किसी पैनिक सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए या किसी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए की जाती है, जो एक कंसिडर्ड कॉल होता है, और एक होता है लाइंग। इन तीनों शब्दों का मतलब हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लाइज आर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। एक बंदा जो जिसने किसी से कुछ कंसिडर्ड कॉल नहीं ली है, कोई थिंक टैंक नहीं, उसने खुद अपनी तरफ से एक ऑफ द रैंप जाने के लिए एक झूठ बोला है, क्योंकि अब उनके पास अगर पेंटागन से इनपुट है कि अभी 1-2 दिन और चाहिए तैयारियों के लिए, फाइनल ट्रिगर पुल मत करिए, हमारे कुछ और रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, मरीन्स अभी ज्वाइन बैक कर रहे हैं, तो इसके लिए 3 देशों पे अब जब आप इस तरह का झूठ बोलते हैं तो वो देश भी अब आपको शक की निगाह से देखेंगे कि अभी तक तो ये तेहरान के बारे में झूठ बोलते थे, अब ये हमको भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इनके पार्टनर्स हैं। तो इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट जो ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी कुछ एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं फ्रेंड कंट्रीज भी कि ईरान के साथ आगे क्या करना, उसमें आपने एक और झूठ बोला। इसको आप सीरियसली नहीं ले सकते। ट्रंप के अपने कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो ये डिसीजन कि सेकंड राउंड ऑफ हमले कब करने हैं और करने हैं कि नहीं करने हैं, वो एक ऐसे दलदल में, क्वैगमायर में फंसे हुए हैं जिससे बाहर आने के लिए उनको इस तरह के टेम्पररी कुछ स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, जिससे वो वापस जाने में कोई उनको गुरेज नहीं है। जी मोनिका। डॉक्टर अच्युत, अब ये कोशिश हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की कि मार्केट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मार्केट की स्थिति भी हम देख रहे हैं, तेल के दाम कैसे लगातार बढ़ रहे हैं। उनको लगा कि मैं राष्ट्रपति हूँ अमेरिका का और स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट के जरिए मार्केट को थोड़ा संभाला जा सकता है। हालांकि जैसे कि साई साहब ने जिक्र किया कि सीरियसली अब लेना उन्हें बंद जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इतना गंभीरता से उनके स्टेटमेंट्स को अब लिया नहीं जा रहा है। देखिए मोनिका जी, अब मार्केट सेंटिमेंट का तो ये है कि ट्रंप के बयान पे वहाँ की कंपनीज और खास करके अमेरिका से जुड़े लोग हैं वो भी शायद फायदे में होते दिख रहे हैं, और इस तरह का कई ऐसी आई हैं कि शायद वो एक तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, और उससे ट्रंप के जो नजदीक के लोग हैं या कंपनियां हैं वो शायद फायदा उठाने की स्थिति में या उठा भी रही हैं। दूसरी तरफ जहां तक वॉर की बात है तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो निश्चित रूप से उभर के आया है, और एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी बातों पे भरोसा हो ना हो, लेकिन उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने भी कहा है कि बातचीत होने की संभावना हो गई है, वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा और कोई भी युद्ध नहीं चाहता, ये भी अभी जेडी वेंस ने कहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि कुछ बातचीत आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुआ है कि यूएस के सीनेट में जो कांग्रेस का अपर हाउस है, वहां एक जो वॉर के अगेंस्ट में या कहिए वॉर रिजोल्यूशन जो विपक्ष की पार्टी है डेमोक्रेट्स, उन्होंने पेश किया था। उस रिजोल्यूशन में जिसमें बेसिकली राष्ट्रपति ट्रंप की जो युद्ध से रिलेटेड शक्तियां हैं उसको कंट्रोल करने का प्रोविजन है, और ये भी है कि बिना कांग्रेस के मींस की वहां के पार्लियामेंट के अप्रूवल के वॉर नहीं हो सकता, वॉर पे नहीं जा सकते ट्रंप, ये उसमें प्रपोज्ड है। वो पास हो गया है और सीनेट से वहां पे 4 इनफैक्ट ट्रंप की पार्टी के ही जो एमपीज कह लिए उन्होंने ट्रंप के अगेंस्ट में, उनकी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट कर दिया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप पे थोड़ा सा दबाव तो बढ़ेगा, हालांकि ये अभी तो जस्ट आगे जाएगा, अभी इसको दूसरे हाउस से पास होना है, उसका 2/3 बहुमत से पास होगा, तभी ट्रंप की जो युद्ध से रिलेटेड शक्तियां हैं वो कर्टेल होंगी या उसको नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन वो अभी माइल्स टू गो। बट ये डेवलपमेंट क्लॉज है ना कि अगर अमेरिका पर खतरा आप दिखाते हैं तो उसके बाद आप अटैक कर सकते हैं, इस तरह का क्लॉज तो है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे किस तरीके से पोर्ट्रे करें और उसके बाद कैसे इसका फायदा उठाएं। मैं आपके पास लौट रही अपडेट जरा बता रहे दर्शकों को। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकाबंदी जो चल रही थी वो अभी भी लगातार जारी है। नाकाबंदी के बाद ईरानी बंदरगाहों पर व्यापार रुका, 89 कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ा। अमेरिकी सेना ने कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ा है।
तो ये नाकाबंदी अभी भी बनी हुई है। इस नाकाबंदी की वजह से हम देख रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति। बहरहाल 89 कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ा गया। अमेरिकी सेना ने कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ा है। नासिर, डिटेल्स इस बाबत? जी देखिए मोनिका, जब से सीज फायर का अनाउंस किया गया, उसके बाद जब यूएस ब्लॉकेड लगाया गया, उसके बाद क्लियर जो है इमेज हमारे सामने आई कि कोई भी ईरान का जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा नहीं। उसके बाद कमर्शियल जहाजों को भी जो है ब्लॉकेड उनको भी किया गया, उनको भी जो है दूसरे रास्तों से जो है वो डाइवर्ट किया गया। कहीं ना कहीं इसका असर जो है पूरे ग्लोब पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे ग्लोब में ऑयल प्राइसेस जो है वो कहाँ पहुंची, और उसके साथ साथ भारत देश में भी जो है 3 से 4 रुपए ऑयल में जो है वो जो है हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। उसे क्रूड ऑयल में भी जो क्रूड ऑयल है उसमें जो बढ़ोतरी हुई, उसका असर जो है सीधा इम्पैक्ट जो है लोगों की जेबों पे पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जो हालात इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बनी हुई है, एक तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कंडीशन ईरान की तरफ से रखी गई है कि जो भी जहाज गुजरेगा उनको ईरान से पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद हमारी आर्मी से बात करनी है, हमारी आर्मी साथ जाएगी। उसके बाद जब यूएस ने ब्लॉकेड किया, यूएस की तरफ से भी जो ब्लॉकेड है और जो ईरान की तरफ से कंडीशन, उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है मेजरली इफेक्ट हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं पूरा असर जो है वो पूरे विश्व में पड़ रहा है। करीबन कल भी 90 के करीब जो जहाज है, कमर्शियल जहाज, उनको भी जो अलग अलग रूट से जो है डाइवर्ट किया गया। इससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि अभी भी जो हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बने हैं वो अभी भी पुरतनाव है, अभी भी उनमें उनमें जो है कोई लीनियंसी देखने को नहीं मिल रही है। जो आशंका जताई जा रही थी शायद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल जिस तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है ईरान उन पर स्टैंड है। और कल भी अगर देखा जाए, कल भी ईरान की तरफ से जो है कुछ स्टेटमेंट सामने आई जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। उसके साथ साथ जो भी कमर्शियल जेट्स हो गए, वेसल्स हो गए, उनको जो है ईरान से पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद भी उनको जो है वहां देना पे करना पड़ेगा। उसके बाद उनको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की जो है इजाजत दी जाएगी। उसके साथ साथ देखा जाएगा जो यूएस ब्लॉकेट रखा है उससे भी कहीं ना कहीं जो मेजर इफेक्ट है वो पूरे ग्लोब पे पड़ चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जो हालत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में है वो अभी भी पुरतनाव है। पहले से जो अगर सोचा जाए, पहले से अगर देखा जाएगा उससे कहीं ज्यादा जो है क्रिटिकल हालत जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बन गई है। इससे पहले जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे उन पे आप देख लीजिए कैसे जो है अटैक्स किए गए, चाहे ईरान की तरफ से या यूएस की तरफ से। जो उसमें ईरान के भी जेट जो है और बाकी कंट्रीज पे भी जो है जो जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करे, जिन्होंने वापस मोड़ना माना नहीं, उन पे जो है अटैक किए गए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है मेन मुद्दा बन चुका है। और दूसरी तरफ से जो डील्स के लिए बोला जाता है कि आने वाले समय में जो है जंग खत्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाएगा, ये स्टेटमेंट हम कहीं लेकिन कब खोला जाएगा ये हम लगातार सुन रहे हैं। मनोज जी, क्या वजह है? कड़े बयान हो गए हैं, सैन्य धमकियां दे दी गई हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई भी हो गई है, इसके बावजूद कुछ भी अमेरिका के कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है। यानी कि फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, पल में तोला पल में माशा। अब लग रहा है कि धीरे धीरे ट्रम्प जी समझ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा वो मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं कि बराक ओबामा ने जब ईरान से एक समझौता किया था और उसमें यूरेनियम और को रशिया भेजा गया था और परमाणु बम नहीं बनने का एक समझौता हुआ था, तो इससे कुछ ज़्यादा वो ट्रम्प एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। और लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि जिस तरह से स्ट्रेट हॉर्मुज़ पे ईरान का कब्जा है और कंट्रोल है, उसको लेकर के अब लग रहा है कि और वार्ता में भी कोई इधर आगे पीछे कुछ ईरान के साइड से कुछ ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आ रहा है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस बार मिडिल ईस्ट का भी जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है ट्रम्प पे। जिस तरह से उन्होंने बोला भी, ये स्वाभाविक है और सही भी बात है कि मिडिल ईस्ट का जरूर प्रेशर पड़ा होगा। जिस तरह से हम लोग देखें कि वार के समय में सबसे ज़्यादा जो हानि हुआ है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ही हुआ है, सबसे ज़्यादा तो यूएई को ही हुआ है। और अभी तक यूएई के साइड से कुछ अटैक जो ईरान पे नहीं किया गया है, वो एक रिस्टेंट रूप में रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल से जिस तरह से समझौता भी हुआ है यूएई का, तो अब ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प को लग रहा है कि अब ज़्यादा
करने से कुछ फायदा नहीं है। जिस तरह से रशिया के प्रेसिडेंट भी जो है चीन आ गए हैं, और अब ये भी देखना है कि वहाँ पे क्या बातचीत होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी शासनाध्यक्ष चाइना जैसे महत्वपूर्ण कंट्री में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ईरान और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसको लेकर के जरूर चर्चा होगी, और उसको लेकर के क्या कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है या कुछ बोला जाता है, ये भी जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसको अमेरिका जरूर जो है माइन्यूटली जो है मॉनिटर करेगा जी। कि इधर से क्या स्टेटमेंट आता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रम्प जी जो है यूएन से रिक्वेस्ट कर चुके थे, हम लोगों ने देखा नाटो कंट्रीज से भी किए, चाइना से भी लास्ट में उनको करना पड़ा। हालांकि वो कहते रहते हैं कि हमको किसी का सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधा बोलते हैं कि स्टेट होम उसको खुलाने में जो है आप अपना रोल कीजिए। तो और हम लोगों ने ये भी देखा कि जब ट्रम्प जो है चाइना में थे तो उस समय ऑयल टैंक जो है वो चाइना का लगभग 12 या 13 जो है वो पास हो गया था, और अमेरिका ने कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं किया। और अभी भी जो है ये भी सूचना आ रहा है कि किसी न किसी रूप में जो ऑयल जो शिप है वो ईरान से बाहर आ रहा है। और अब लग रहा है कि जिस तरह से शुरुआत में हम लोग देखे थे कि अमेरिका बखूबी जो है सभी शिप को माइन्यूटली मॉनिटर करते थे, अब लग रहा है कि शायद उतना नहीं कर पा रहा हो। यानी वो और नाकाबंदी अब एक ढीली फ्रेश, पड़ी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नाकाबंदी जिसको, हाँ सही बात। ओके। इस बीच एक ये भी अपडेट जरा मैं साझा कर ले मनोज जी, या उसके बाद लौट रहे इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी खबर। ईरान पर हमले का इजराइल से मिला संकेत, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स करेंगे इजराइल ने कहा। ऑयल डिपो पर बहुत बड़ा हमला होगा, इजराइल द्वारा बताया गया। ट्रंप के इशारे का इंतजार और फिर होगा करारा बड़ा प्रहार। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। ईरान पर अटैक को लेकर इजराइल की तरफ से एक संकेत, दावा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे इजराइल, ऑयल डिपो पर बहुत बड़ा हमला होगा, ट्रंप के इशारे का इंतजार और फिर होगा करारा प्रहार। साई साहब, इज इट पॉसिबल कि अब अमेरिका डायरेक्ट हमला ना करे, लेकिन इजराइल के सहारे, इजराइल के बहाने जो है वो सैन्य जो दबाव है एक बार फिर से वो ईरान पर बनाया जाए? मिलिट्री एक्शन की शुरुआत सेकेंड राउंड में भी अमेरिका ही को करना पड़ेगा और आईडीएफ के साथ करेगा। इंडिपेंडेंटली आईडीएफ को ईरान पे हिट करने से बहुत मेजर रीजनल इश्यूज आएंगे मोनिका, ये मेरी एनालिसिस है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जीसीसी या वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल और ईरान के साथ अगर चूज करना पड़ेगा इन दोनों में, तो अभी भी ईरान को चूज करेंगे आउट ऑफ इजराइल एंड ईरान। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये बात अमेरिका को भी अच्छे से पता है। तो आईडीएफ को फ्री हैंड सिर्फ लेबनान में दिया गया है, और ऑफ कोर्स गाजा स्ट्रिप में वो जो ऑपरेशंस चला रहे हैं वो चला रहे हैं। अभी पता ही होगा आपको, कल मेरे ख्याल परसों फिर से वो फ्लोटिला, जो एक ग्रुप ऑफ शिप्स गाजा में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बचाने के लिए उनको कुछ खाना रसद देने के लिए चले थे, जिसको इजराइल ने सारी की सारी शिप्स को और उनके पैसेंजर्स को अभी बंद पकड़ लिया है। लेकिन डेलिबरेटली वेस्टर्न मीडिया इसको अभी भी थोड़े दिनों के लिए नजरअंदाज करता है, इस तरह के मेजर न्यूज को। तो दैट इज अनदर ग्लोबल गेम। लेकिन ईरान पे पार्ट 2 अगर अटैक फेज 2 होगा तो वो अमेरिका के लीड में ही होगा और इजराइल उसमें पार्ट टेक करेगा। टारगेट्स का जहां तक सवाल है, अगर टैक्टिकल बातें करना चाहें दर्शकों की रिफ्रेशमेंट के लिए, मेंटल रिफ्रेशमेंट, तो वो प्री डिसाइडेड थे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम अदर मेजर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि वॉर क्राइम के तहत माना जाता था। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है मानेगा कि हम वर्ड्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। मिलिट्री टारगेट्स क्या होते हैं? तो आज से कुछ वक्त पहले मिलिट्री टारगेट्स जो आर्मी के डायरेक्ट एक्टिव, मतलब उनके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या उनका गोला बारूद का स्टोर या उनके एक्टिव स्टेशंस। लेकिन अब हम सिविलियन बिजली बनाने के संयंत्रों को भी मिलिट्री टारगेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मिलिट्री को भी बिजली सप्लाई करते हैं। ब्रिज, एक सिविलियन ब्रिज को मिलिट्री टारगेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे से मिलिट्री के ट्रक्स गुजरने वाले थे। तो हम वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, और इसीलिए जो उन्होंने बोला था कि वी विल स्टार्ट विथ मेजर एनर्जी इंफ्रा, और कहा था कि सबसे पहले सबसे बड़े को मारेंगे।
मतलब बुशहर में इनका जो एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है वो इनके प्राइम टारगेट पे है। अगली अगर फेज ऑफ लड़ाई शुरू होगी तो वो पहले कुछ दिनों में वो हिट किया बहुत सारी जाएगा, जो साइड कि नई मेजर डेफिनेशन, सीज फायर की नई डेफिनेशन, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक सिविलियन एरियाज को कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कैसे रीडिफाइन किया, क्योंकि मुझे लगता है इससे पहले ये चीज़ें इनको अलग सेंस में देखते थे, कम से कम इन्हें बख्श देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।